Hello and welcome to BioCules. So we are starting with a new series that is एनिमल फिजियोलॉजी और आज एनिमल फिजियोलॉजी का ये फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हम बात करेंगे ब्लड एंड इट्स कंपोनेंट्स। बेसिकली आने वाले कुछ लेक्चर्स में हम बात करेंगे ब्लड के बारे में, फिर हम बात करेंगे हार्ट के बारे में, देन ब्लड वेसल्स, कार्डियक साइकिल, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे और लास्टली हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर एंड इट्स रेगुलेशन। तो सबसे पहले तो हम बात कर रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। तो सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है और कैसे इवॉल्व हुआ, किन ऑर्गेनिजम्स में देखा जाता है। तो बेसिकली सर्कुलेटरी सिस्टम इवॉल्व हुआ है मल्टी सेलुलर और मल्टी लेयर्ड ऑर्गेनिजम्स में। और इसके इवॉल्व होने का पर्पस क्या है? पहला पर्पस है ट्रांसपोर्टेशन। किस चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन? तो यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स की ट्रांसपोर्टेशन होगी हर एक सेल तक, हर एक टिश्यू तक। CO2 और O2 का एक्सचेंज होगा, साथ साथ में वाटर, आयंस और हॉर्मोन्स की ट्रांसपोर्टेशन होगी। ठीक है, साथ साथ में पहला फंक्शन तो हो गया ट्रांसपोर्टेशन। दूसरा फंक्शन क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम का दूसरा फंक्शन है कि ये बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट यानी कि होमियोस्टेसिस को मेंटेन कर चलता है, मेंटेन कर रखता है। मतलब कि बॉडी के अंदर इंटरनल एनवायरनमेंट मतलब pH, आयनिक कंसंट्रेशन और टेम्परेचर, इन सब चीज़ों की मेंटेनेंस का रोल भी किसका है? सर्कुलेटरी सिस्टम का है। तो पहला फंक्शन हो गया ट्रांसपोर्टेशन, दूसरा हो गया होमियोस्टेसिस, तीसरा फंक्शन है इम्यूनिटी प्रोवाइड करना। हमें पता है कि ब्लड के अंदर क्या होते हैं? वाइट ब्लड सेल्स होते हैं यानी कि ल्यूकोसाइट्स होते हैं। और इन WBCs का, ल्यूकोसाइट्स का काम क्या है कि बॉडी के अंदर कोई भी फॉरेन एंटीजन आएंगे तो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाना। फोर्थ फंक्शन है हेमोस्टेसिस। एक वर्ड हमने पढ़ा होमियोस्टेसिस जिसका मतलब था इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन करना, और दूसरा वर्ड हम पढ़ रहे हैं हेमोस्टेसिस जिसका मतलब है कि ब्लड की वॉल्यूम को मेंटेन करना। आई होप आपको सर्कुलेटरी सिस्टम के फंक्शंस के बारे में, पर्पस के बारे में पता चल चुका होगा। फिर हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो जब हम सर्कुलेटरी सिस्टम के कंपोनेंट्स की बात करेंगे तो बेसिकली यहाँ पर 3 कंपोनेंट आ जाएंगे। पहला कंपोनेंट है ब्लड, सेकंड कंपोनेंट होगा हार्ट, थर्ड कंपोनेंट होगा ब्लड वेसल्स। ठीक है, ब्लड की बात करेंगे तो ब्लड की कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ क्या है? पहली बात तो क्या है कि ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, यानी कि या फिर हम ये बोल सकते हैं कि ये वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड के अंदर 2 पार्ट होंगे, एक तो मैट्रिक्स यानी कि फ्लूइड पार्ट जिसको हम प्लाज्मा बोल रहे हैं, और दूसरा पार्ट क्या होगा? फॉर्म्ड एलिमेंट्स यानी कि ब्लड के अंदर पाए जाने वाले सेल्स। ब्लड ओपेक होगा और रेड कलर का होगा। रेड कलर का क्यों होगा? क्योंकि इसके अंदर आयरन कंटेनिंग पिगमेंट यानी कि हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। pH की बात करेंगे तो pH होगी 7.4। और वॉल्यूम की अगर बात करें तो वॉल्यूम वेरी करेगी। मेल्स में जो ब्लड की वॉल्यूम होगी वो होगी 5 से 6 लीटर, और फीमेल्स में जो ब्लड की वॉल्यूम होगी वो होगी 4.5 से 5.5 लीटर। अब आप सोच रहे होगे कि मेल्स में ब्लड ज़्यादा क्यों है? तो क्या होता है ना कि मेल्स के अंदर
टेस्टोस्टेरोन का लेवल ज़्यादा होता है। अब ये टेस्टोस्टेरोन का लेवल ज़्यादा है तो टेस्टोस्टेरोन एरिथ्रोपोइसिस करवाने में हेल्प करता है, यानी टेस्टोस्टेरोन का लेवल ज़्यादा है तो एरिथ्रोपोइसिस भी ज़्यादा होगी। एरिथ्रोपोइसिस मतलब आरबीसीज की प्रोडक्शन, यानी आरबीसीज की प्रोडक्शन क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से ब्लड की वॉल्यूम भी ज़्यादा हो रही है मेल्स में। ठीक है, अगर आप इसको वाटर से कंपेयर करोगे, ठीक है, तो ब्लड की डेंसिटी और ब्लड की विस्कोसिटी दोनों ही वाटर से ज़्यादा होगी। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ रहा होगा। अब देखो, अगर हम ब्लड की सेंट्रीफ्यूगेशन करवाएं तो सेंट्रीफ्यूगेशन करवाने पे हमें क्या पता चलेगा। ये एक टेस्ट ट्यूब है और हम ब्लड की सेंट्रीफ्यूगेशन करवा रहे हैं, तो सबसे नीचे बैठ जाएंगे कुछ सेल्स, जिन सेल्स को हम क्या बोल रहे हैं, ब्लड सेल्स। फिर इसके ऊपर एक येलो से कलर का लिक्विड होगा, जिस लिक्विड को हम क्या बोल रहे हैं, प्लाज्मा बोल रहे हैं। और ये कौन से कलर का है, ये है येलोइश से कलर का। फिर उसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट सा लिक्विड होगा, जिस लिक्विड को हम क्या बोल रहे हैं, सीरम, जो कि क्या होगा, ट्रांसपेरेंट होगा। ठीक है, अब देखो, अब आप सोच रहे होगे कि प्लाज्मा और सीरम में क्या डिफरेंस है या इनका मतलब क्या है। हमने बोला ब्लड के दो पार्ट हैं, एक फ्लूइड पार्ट और एक क्या है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो बेसिकली अगर आप ब्लड में से इनफॉर्म्ड एलिमेंट को यानी सेल्स को निकाल दोगे तो जो पार्ट हमारे पास बचेगा वो बचेगा प्लाज्मा। और अगर आप प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर को माइनस कर दो, यानी कि आप प्लाज्मा में से फिब्रिन हटा दो या फिर क्लॉटिंग फैक्टर 8 हटा दो, तो जो आपको बचा हुआ मिलेगा लिक्विड वो क्या होगा, सीरम होगा। ये था प्लाज्मा और सीरम में डिफरेंस। अब बात करते हैं, पहले हम बात करेंगे प्लाज्मा में पहले हम बात करेंगे ब्लड में प्लाज्मा की, और उसके बाद हम बात करेंगे फॉर्म्ड एलिमेंट की। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा। देखो, सबसे पहली बात तो ये जानो कि सीरम एंड प्लाज्मा हैज़ सेम कंपोजिशन। सीरम और प्लाज्मा की एक जैसी कंपोजिशन है एक्सेप्ट क्लॉटिंग फैक्टर, यानी अगर आप प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर को माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, सीरम। मतलब बेसिकली दोनों की कंपोजिशन सेम है, बस सीरम के पास क्लॉटिंग फैक्टर नहीं होता है। प्लाज्मा की बात करोगे तो प्लाज्मा में 90 से 92% तो वाटर ही है, मतलब प्लाज्मा में 90 से 92% वाटर है, और इसके अलावा 8 से 10% क्या है, सॉलिड पार्ट है। और ये सॉलिड पार्ट जो है ये ऑर्गेनिक भी हो सकता है और इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। ठीक है, तो हमने बात क्या किया, हम बात कर रहे थे कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा के बारे में। हमने कहा सीरम और प्लाज्मा की कंपोजिशन सेम है, सिर्फ ये बात है कि सीरम के पास क्लॉटिंग फैक्टर नहीं होगा। प्लाज्मा की कंपोजिशन की बात कर रहे हो तो यहाँ पर 90 से 92% वाटर है और बाकी 8 से 10% जो पार्ट है वो सॉलिड पार्ट है, और ये ऑर्गेनिक भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक भी। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑर्गेनिक पार्ट ऑफ प्लाज्मा की। ठीक है, ऑर्गेनिक पार्ट ऑफ प्लाज्मा की बात करेंगे तो यहाँ सबसे पहला जो कंपोनेंट होगा वो होगा
प्रोटीन। हमने बोला कि प्लाज्मा के अंदर 90 से 92% वाटर है, ठीक है। सिर्फ 8 से 10% सॉलिड पार्ट है, और इस 8 से 10% का भी जो सॉलिड पार्ट है उसमें से मेजर पार्ट यानी 7 से 9% तो क्या ही है, प्रोटीन्स ही है। जितने भी प्रोटीन्स हैं, मेजॉरिटी ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स कहाँ बनेंगे, तो ये सिंथेसाइज होंगे लीवर के अंदर। कौन कौन से प्रोटीन मिलेंगे, सबसे पहले सबसे अबंडेंस में पाया जाने वाला जो प्रोटीन होगा वो होगा एल्ब्यूमिन, ठीक है। एल्ब्यूमिन सभी प्रोटीन में से सबसे मैक्सिमम, सबसे जो अबंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन है वो क्या है, एल्ब्यूमिन है। यानी जो हम बोल रहे हैं 7 से 9% प्रोटीन्स होंगे, तो उसमें से 4 से 5% तो एल्ब्यूमिन ही होगा, ठीक है। फंक्शन क्या है एल्ब्यूमिन का, तो एल्ब्यूमिन का फंक्शन है, पहली बात तो ये क्या करता है, ये मेंटेन करता है ब्लड में ऑस्मोलैरिटी, यानी मेंटेन ऑस्मोलैरिटी ऑफ ब्लड। दूसरा ये क्या करेगा, इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन ये है कि ये ब्लड के अंदर वाटर को होल्ड करने का काम करता है, यानी कि इट कैन होल्ड वाटर इन ब्लड, ठीक है। अगर ये एल्ब्यूमिन की कंसंट्रेशन बॉडी में कम हो गई, तो मतलब ब्लड में अगर एल्ब्यूमिन की कंसंट्रेशन कम हो गई तो ब्लड में से वाटर निकल कर टिश्यू फ्लूइड में जाएगा, और इससे क्या होगा कि बॉडी में स्वेलिंग हो जाएगी। यानी ये क्या कर रहा है, ये प्रिवेंट कर रहा है वाटर लॉस, इट प्रिवेंट्स वाटर लॉस फ्रॉम ब्लड टू टिश्यू फ्लूइड, ठीक है। अब अगर तो एल्ब्यूमिन की डेफिशिएंसी हो जाए तो उससे क्या प्रॉब्लम होगी, अगर एल्ब्यूमिन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से एल्ब्यूमिन क्या, अगर कोई भी प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो सकती है, अगर कोई भी प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से कुछ डिसीज़ेज हो जाएंगे, जैसे कि मेरेस्मस और क्वाशरकोर, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। फिर सबसे पहला हमने जो प्रोटीन की बात की वो हमने की एल्ब्यूमिन की। दूसरे जो प्रोटीन होते हैं वो होते हैं ग्लोब्यूलिन, और ग्लोब्यूलिन मिलते हैं हमें 2 से 2.5%। और ग्लोब्यूलिन का काम क्या है, इनका फंक्शन क्या है, ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं इम्यूनिटी बिल्ड करने में, ठीक है, और कुछ सर्टेन मॉलिक्यूल्स की ट्रांसपोर्टेशन में भी, ठीक है। ग्लोब्यूलिन्स ना आगे फर्दर डिवाइडेड हैं काफ़ी सारे टाइप में। जैसे सबसे पहले हम पढ़ते हैं अल्फ़ा ग्लोब्यूलिन। अल्फ़ा ग्लोब्यूलिन कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये प्रोड्यूस कौन कर रहा है, ये प्रोड्यूस कर रहा है लीवर में, लीवर इसको प्रोड्यूस कर रहा है। अल्फ़ा ग्लोब्यूलिन का एग्जांपल है सेरुलोप्लाज्मिन। तो सेरुलोप्लाज्मिन एक्चुअल में क्या है, ये कॉपर आयन कैरिंग प्रोटीन है। दूसरा जो हमारे पास ग्लोब्यूलिन होगा वो होगा बीटा ग्लोब्यूलिन, और ये भी कहाँ सिंथेसाइज हो रहा है, तो ये भी सिंथेसाइज हो रहा है लीवर के अंदर। इसका एग्जाम्पल क्या है, ट्रांसफेरिन। ट्रांसफेरिन यानी कि आयरन ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर रही है। थर्ड जो प्रोटीन होगा वो होगा गामा ग्लोब्यूलिन, और गामा ग्लोब्यूलिन क्या कर रहा है, इसको कौन प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं बी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। गामा ग्लोब्यूलिन्स को ही हम इम्यूनो ग्लोब्यूलिन्स भी बोलते हैं, ठीक है। देखो हमने क्या बात किया, हमने बात की कि ब्लड में जो ऑर्गेनिक पार्ट होगा उसमें सबसे पहले हमने बात की प्रोटीन की। प्रोटीन में हमने टाइप्स देखे, सबसे पहले एल्ब्यूमिन,
फिर हमने देखा ग्लोब्यूलिन, और ग्लोब्यूलिन के भी हमने फर्दर टाइप देखे, कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, क्या फंक्शन है, ये सब देखा। इसके अलावा यहाँ पर हमें और क्या मिल सकता है, प्रोटीन के अलावा हमें मिल सकता है यहाँ पर क्लोटिंग फैक्टर्स, ठीक है। और ज़्यादातर जो क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं ये कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, तो ये लीवर में ही प्रोड्यूस होते हैं, मतलब लीवर से ही प्रोड्यूस होते हैं। फिर इसके अलावा प्रोटीन्स हो गया, क्लोटिंग फैक्टर हो गया, यहाँ हमें कुछ एंजाइम्स मिलेंगे प्लाज्मा प्रोटीन्स के अंदर, और इन एंजाइम्स को हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं क्लिनिकल मार्कर्स। क्लिनिकल मार्कर्स क्यों, क्योंकि अगर ब्लड में हमें ये एंजाइम दिखते हैं तो मतलब ये इंडिकेटर है कि बॉडी के अंदर कोई डिसीज़ है, ठीक है। तो सबसे पहला जो एंजाइम हम पढ़ेंगे वो क्या है, वो है अमाइलेज एंड लाइपेज। अमाइलेज और लाइपेज बॉडी के अंदर, मतलब ब्लड के अंदर काफ़ी ट्रेस अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये एक्चुअल में क्या है, ये पैनक्रियाटिक एंजाइम है। तो ये पैनक्रियाटिक एंजाइम है, अगर ये ब्लड में पाए जाते हैं तो मतलब कि पैनक्रियाटिक डिसऑर्डर है, ठीक है। क्योंकि पैनक्रियाज में पाए जाने वाले एंजाइम है, अगर ब्लड में मिल रहे हैं तो मतलब ये पैनक्रियाज के टिश्यू में से लीक हो रहे हैं, यानी पैनक्रियाज में कोई ना कोई दिक्कत है। फिर सेकंड जो एंजाइम हम बात करेंगे वो बात करेंगे कैरेटिन काइनेज की। अगर कैरेटिन काइनेज का अमाउंट ब्लड में दिख रहा है ज़्यादा तो इसका मतलब हार्ट या लीवर से रिलेटेड कोई डिसीज़ है। थर्ड हम बात करेंगे लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस की। लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस क्या है, अगर इसका अमाउंट ब्लड में हमें ज़्यादा दिख रहा है तो मतलब हार्ट या फिर लीवर में कोई प्रॉब्लम है। फोर्थ हम बात करेंगे SGPT की। SGPT क्या है, सीरम ग्लूटामिक पायरुविक ट्रांस अमाइनेज। इसी का दूसरा नाम है एलेनाइन ट्रांस अमाइनेज। और ये कहाँ दिख रहा है हमें, ये दिख रहा है हमें लीवर में। अगर ये हमें इंक्रीज़ दिखता है, इसका अमाउंट इंक्रीज़ दिखता है ब्लड में, तो मतलब कि लीवर से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर है। फिर फिफ्थ जो हम एंजाइम की बात करेंगे, फिफ्थ एंजाइम है SGOT। SGOT क्या है, सीरम ग्लूटामेट ऑक्सैलो एसीटेट ट्रांस अमाइनेज। तो सीरम ग्लूटामेट ऑक्सैलो एसीटेट ट्रांस अमाइनेज का दूसरा नाम है एस्पार्टेट ट्रांस अमाइनेज। और अगर इसकी प्रोडक्शन, मतलब इसका हमें अमाउंट इंक्रीज दिख रहा है ब्लड में, तो इसका मतलब है कि लीवर में कोई डिसऑर्डर है। और लास्ट जो हम एंजाइम पढ़ेंगे वो होगा एल्केलाइन फोस्फेटेस। और इसका अमाउंट अगर इंक्रीज दिख रहा है हमें ब्लड में तो यानी बोन से रिलेटेड डिसीज़ है, ठीक है। तो ये सारे एंजाइम्स को हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं क्लिनिकल मार्कर्स, क्योंकि अगर ये बॉडी में प्रेजेंट है तो ये कोई ब्लड में प्रेजेंट है तो कोई डिसीज़ का इंडिकेटर है। पहला हमने पढ़ा अमाइलेज एंड लाइपेज, दूसरा हमने पढ़ा कैरेटिन काइनेज, तीसरा हमने पढ़ा लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस, फिर हमने पढ़ा सीरम ग्लूटामिक पायरुविक ट्रांसअमाइनेज यानी कि एलेनाइन ट्रांसअमाइनेज, फिर हमने पढ़ा सीरम ग्लूटामेट ऑक्सैलो एसीटेट ट्रांसअमाइनेज, दूसरा नाम था इसका एस्पार्टेट ट्रांसअमाइनेज, और फिर हमने पढ़ा एल्केलाइन फोस्फेटेस।
आई होप ये आपको क्लियर हो चुका होगा। आगे चलते हैं। इसके अलावा हमें क्या मिलेगा, हमने प्रोटीन्स पढ़ लिया, क्लोटिंग फैक्टर्स और एंजाइम्स पढ़ लिया। इसके अलावा प्रोटीन्स के अलावा जो सेकंड कंपोनेंट है जो हमें प्लाज्मा में ऑर्गेनिक पार्ट में मिलेगा वो होगा लिपिड्स। ठीक है, लिपिड्स यहाँ पर कौन कौन से हो सकते हैं, तो यहाँ पर ट्राई एसिटाइल ग्लिसरॉल हो सकता है। ठीक है, फ्री फैटी एसिड्स हो सकते हैं और उसके अलावा यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल हो सकता है। थर्ड हम बात करेंगे यहाँ पर अमाइनो एसिड्स की। अमाइनो एसिड्स की बात करेंगे तो यहाँ पर हमें ग्लूटामिन मिल सकता है और एलेनिन मिल सकता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई ऑर्गेनिक पार्ट ऑफ, ये हमारी बात हो गई ऑर्गेनिक पार्ट ऑफ प्लाज्मा की। अब हम अगला चलते हैं। अगला है हमारे पास इनऑर्गेनिक पार्ट ऑफ प्लाज्मा। और जब हम इनऑर्गेनिक पार्ट ऑफ प्लाज्मा की बात करेंगे तो बेसिकली यहाँ पर हम बात करेंगे केटाइंस की और एनाइंस की। केटाइंस मतलब कि ऐसे आयंस जो इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में कैथोड यानी कि नेगेटिव चार्ज की तरफ मूव करेंगे, मतलब इनका खुद का नेचर कैसा होगा, पॉजिटिव। और एनायंस मतलब कि ऐसे आयंस जो इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में एनोड यानी कि पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेंगे, यानी इनका खुद का नेचर कैसा होगा, नेगेटिव। केटाइंस के एग्जाम्पल पढ़ोगे तो यहाँ पर होगा सोडियम आयंस, पोटेशियम आयंस, मैग्नीशियम आयंस, कैल्शियम आयंस, जिंक आयंस और आयरन। ठीक है, एनायंस की बात करोगे तो यहाँ पर एग्जाम्पल क्या पढ़ोगे, Cl नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव, PO4 3 नेगेटिव, HCO3 नेगेटिव। ठीक है, क्लियर है। ये तो हमारी बात हो गई ब्लड के फ्लूइड पार्ट की यानी कि मैट्रिक्स पार्ट की। नेक्स्ट हम चलते हैं सेलुलर पार्ट ऑफ ब्लड। सेलुलर पार्ट ऑफ ब्लड यानी ब्लड के अंदर पाए जाने वाले फॉर्म्ड एलिमेंट्स यानी कि सेल। तो सबसे पहले यहाँ हम बात करेंगे आरबीसीज की। आरबीसीज क्या है, तो ब्लड में पाए जाने वाले मोस्ट अबंडेंट सेल्स आरबीसीज होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने बात करनी है प्लेटलेट्स की। प्लेटलेट्स क्या है, कुछ बड़े बड़े सेल्स होते हैं जिन सेल्स को हम क्या बोलते हैं, मेगा कैरियोसाइट्स। इन मेगा कैरियोसाइट्स के टुकड़े क्या होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं। यानी कि प्लेटलेट्स क्या हैं, फ्रेगमेंट्स ऑफ मेगा कैरियोसाइट्स। थर्ड हम यहाँ पर बात करेंगे ल्यूकोसाइट्स की। ल्यूकोसाइट्स यानी कि वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, अब यहाँ पर जो ल्यूकोसाइट्स है ना, ये दो तरह के हो सकते हैं। एक हो सकते हैं ग्रैन्युलोसाइट्स, मतलब जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स दिखते हैं, और एक हो सकते हैं अग्रैन्युलोसाइट्स। ग्रैन्युलोसाइट्स जैसे कि इसके एग्जाम्पल्स हैं न्यूट्रोफिल्स, ईजनोफिल्स और बेजोफिल्स। और अग्रैन्युलोसाइट के एग्जाम्पल हैं लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। ठीक है, तो सबसे अबंडेंट में जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो होते हैं न्यूट्रोफिल्स। पूरे जितने भी WBCs हैं उसके 70% वाइट ब्लड सेल्स के, मतलब 70% तो क्या होंगे, न्यूट्रोफिल्स होंगे। उसके बाद हमें मिलते हैं लिम्फोसाइट्स।
साइट्स, ये मिलते हैं लगभग 25% टोटल WBCs के। और उसके अलावा जो इज़िनोफिल्स, बेसोफिल्स और मोनोसाइट्स बचते हैं, ये कितने होंगे? इनकी कंसंट्रेशन 5% से भी कम होगी। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे जेनेसिस ऑफ ब्लड सेल, यानी कि हीमेटोपोइसिस के बारे में पढ़ेंगे। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।